हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और जो भी बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं इसी समय जो भी क्लास चलती है, जो टाइमिंग है आपकी, उसी टाइमिंग में जो भी लाइव क्लास में जुड़ते हैं उन सभी से बहुत बहुत हमारी सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। जैसे इस समय हमारे जुड़ रहे हैं मोहन, आकाश, संजू, विवेक, आनंद शुक्ला, मोहिनी, पूनम, राहुल, सुमित, आकांक्षा और भी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। उन सभी से बहुत बहुत सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। हाँ, जो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था भूगोल। क्या पढ़ाया था? भूगोल पढ़ाया था। पिछले सेक्शन में भूगोल पढ़ाया। कल हमने आपको पढ़ाया था प्राचीन इतिहास, यानी इतिहास में पढ़ाया था। प्राचीन इतिहास में आपको भारत के इतिहास में के बारे में बताया था कि भारत का नाम किस प्रकार पड़ा, भारत को किन किन नामों से पुकारा जाता है, इन सब के बारे में हमने कल बताया था। और जो आपका प्राचीन इतिहास है भारत के प्राचीन इतिहास का भी वर्णन बताया था। उसको हमने 3 भागों में बताया था। एक तो आपका प्राचीन भारत बताया था, मध्यकालीन भारत बताया था और आधुनिक भारत के बारे में बताया था, जिसमें हमने प्राचीन भारत आपका शुरू कराया है। प्राचीन भारत के भी 4 भाग थे, जिसमें आपके धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य के जो स्थल थे चारों के बारे में बताया था। जिसमें से हमने ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में आपको कल पढ़ा दिया गया है और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में भी हमने आपको कल पढ़ा दिया है। अब हम आपको पढ़ाएंगे आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक, तो मेरे प्रिय बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। जिस प्रकार आपने कल मन लगाकर पढ़ा था उसी प्रकार आज भी पढ़ें। और कल की जो हमने लाइव क्लास आपको पढ़ाई थी वो आज हमने आपके YouTube चैनल पर डाल दी है, वो आप उस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। और आज के भी आप लाइव क्लास में जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी से मेरे बहुत बहुत उनके भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा। और आज की लाइव क्लास पढ़ाने के बाद मैं इसको फिर से YouTube पर डाल दूंगा, जिससे आपको एक बार में ना समझ में आए तो उसका दोबारा देखकर उसका रिवीजन कर सकते हैं और दोबारा उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अब मैं क्लास आपकी शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया। मतलब जो आपकी पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी पर या दीवारों पर या नदियों में या झीलों में कहीं भी किसी प्रकार का लिखे हुए स्थान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। इतिहास कब कहा जाता है? जब मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस काल में लिखित रूप में उपलब्ध हो, जिसका उदाहरण कैसा प्राप्त हो? लिखित रूप में। ठीक, यानी जिस काल में, ध्यान से पढ़ो, जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत ना हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो, उसको हम इतिहास कहते हैं। जिसका लिखित रूप में विवरण हो उसको हम इतिहास कहते हैं। इसी के अंतर्गत आपका आता है ज्ञानी मानव, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। ठीक है, तो ज्ञानी मानव का प्रागैतिहासिक काल में ज्ञानी मानव का धरती पर कब आगमन हुआ? ज्ञानी मानव तो पहले भी, बहुत सदियों पहले भी थे, लेकिन ज्ञानी मानव का उद्गम पृथ्वी पर मतलब कब से हुआ? वो प्रागैतिहासिक काल से हुआ। ठीक है, ज्ञानी मानव जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है, ठीक है, का प्रवेश इस धरती पर कहा है कि जो ज्ञानी मानव है, होमो सेपियंस है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितना 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। कब हुआ है? 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका पूर्व पाषाण काल युग है उसमें मानव की जीविका मतलब खाने पीने की जो व्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या था? तो क्या था? शिकार करना। जैसे जानवरों का शिकार करना, पशुओं का शिकार करना, पशु पक्षियों का शिकार करके उनको खाना, यानी उनके मांस को खाना उनका मुख्य जीविका का आधार था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये जहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट के निशान लगाए हैं, ये महत्वपूर्ण है, यानी ये परीक्षा में एक न एक बार जरूर पूछे जा चुके हैं। जबकि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि एक से अधिक बार कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए बच्चों इनको बहुत ध्यान से
से आपको पढ़ना है और जिससे आप पेपर में गलत ना करें, अगले एग्जाम में गलत ना करें। ठीक, तो इसमें लिखा है कि आग का आविष्कार, पूछा जाएगा आपसे कि आग का आविष्कार कब किया गया, तो आप क्या कहेंगे कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। कब हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। आपसे पूछा जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पुरापाषाण काल में हुआ। और पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। ये बहुत ध्यान से देखना कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। इसके बाद इधर आ जाइएगा कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। यानी ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से प्रारंभ की, तो वो किस काल से प्रारंभ की? नवपाषाण काल से की। और सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो वो क्या है? कुत्ता। ये पूछा जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को। और ये पूछा जाता है कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से प्रारंभ हुई, तो नवपाषाण काल युग से। ठीक है, ये ध्यान देना है, क्योंकि नवपाषाण युग से पहले जो मानव था वो कभी नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, सागरों के किनारे, जंगलों में भटकता रहता था। एक स्थान से आज इधर रुके तो कल दूसरी जगह, 15 दिन बाद और दूसरी जगह। इस प्रकार से उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था रहने का। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी जगह पर रहना सीख चुका था। इसके बाद आता है आपका कि मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया। यानी आपसे पूछेगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। ठीक, तो ये आपको बताना क्या? तांबा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो आप कहेंगे तांबा। फिर उससे पूछा जाएगा प्रश्न कि तांबा से बनाई जाने वाली पहला औजार कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे? कुल्हाड़ी। ठीक, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। ठीक, इसके बाद ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चों, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो भी बता रहा हूँ। इसके बाद देखना कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आप कहेंगे कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है। यानी जो आपका गुजरात, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान का क्षेत्र है, उस साइड में आपको मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है, जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक मतलब अन्न के उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद कृषि के लिए अपनाई गई सर्वप्रथम फसल कौन सी है? गेहूं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि के लिए सर्वप्रथम अपनाई जाने वाली फसल कौन सी है, या प्राचीनतम फसल कौन सी है, या पहली फसल कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? गेहूं। क्या कहेंगे? गेहूं। और दूसरी फसल जौ। पहली फसल कौन सी है? गेहूं। दूसरी फसल कौन सी है? जौ। इसके बाद आएगा कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। देखो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है, यानी यहीं से आपके अन्न के उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। पश्चिमी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ यानी जो कि पाकिस्तान में है। ठीक, वर्तमान में पाकिस्तान में है स्थान। ठीक, वर्तमान में कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ और कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यदि आपसे पूछा जाए कि गेहूं का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान से हमको प्राप्त हुआ। जबकि कहा जाए कि चावल का साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कोल्डी हवा से। कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डी हवा से। ये पूछा जा सकता है कि कोल्डी हवा का संबंध किस प्राचीनतम साक्ष्य से है, तो आप क्या कहेंगे? चावल से। तो ये ध्यान से पढ़ो, कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। दूसरा देखिए इधर से, भारत में पूर्व प्रस्तर युग, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, यानी जो पत्थर वाला युग था पहले, वो क्या था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग की अधिकांश औजार मतलब स्फटिक को बोलते पत्थर के बने थे।
वो किस युग में बने थे? आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस युग में इस फटिक यानी पत्थर के औजार बनाए गए थे? तो आप क्या कहेंगे? पूर्व प्रस्तर युग में इस फटिक अर्थात पत्थर के औजार बनाए गए थे। इसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम ऐसे कौन से व्यक्ति थे या उन व्यक्ति का क्या नाम था जिन्होंने पुरापाषाणकालीन में औजारों की खोज की? वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। इसके बाद इधर आ जाए असम, जो कि भारत का एक राज्य है। असम का जो श्वेत भूगिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है, मतलब बंदर है। यानी ये बता रहा है कि असम भारत में केवल असम एक ऐसा राज्य है जहां पर श्वेत भूगिवन असम में एक स्थान है। यानी भारत का जो राज्य असम है, असम में एक स्थान है श्वेत भूगिवन, ठीक, एक स्थान है जहां पर पाए जाने वाला एक मानव कपि, मतलब मानव के आकार का बंदर पाए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी वो बंदर ऐसा था एकदम कि मानव के आकार का ही था। ठीक, तो पहला साक्ष्य हमको भारत के असम राज्य के श्वेत भूगिवन स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। यानी भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण क्या मिला? नर्मदा घाटी में मिला। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ये कहना है कि मानव का रहने का स्थान यानी रहने का पहला प्रमाण साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको किस नदी से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से। यानी कौन सी घाटी से प्राप्त हुआ? कि मानव लोग यहाँ रहते थे, बसते थे, अपना जीवन यापन करते थे। वो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से। इस प्रकार आपका प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है। अब आपका आता है सिंधु सभ्यता। क्या आता है? सिंधु सभ्यता। इसमें लिखा है कि रेडियो कार्बन 14 यानी कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी हम रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग कब करते हैं? हम रेडियो कार्बन 14 अर्थात कार्बन 14 का प्रयोग पुरानी चीजों यानी प्राचीनतम वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है कि ये वस्तुएं कितने वर्ष पुरानी हैं या इनका उद्गम स्थान कब हुआ था या आज से लगभग कितने वर्ष पुरानी ये वस्तुएं हैं। इनके बारे में हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं जिसको रेडियो कार्बन 14 कहते हैं। इसके बाद सिंधु सभ्यता। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु सभ्यता की खोज की है राय बहादुर दयाराम शाही ने की। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो आप कहेंगे राय बहादुर दयाराम शाही ने की। इसके बाद इधर देखें सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्त नदी के किनारे स्थित कहाँ? सुतकागेडोर बलूचिस्तान। ये भी देखो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की जो सर्वाधिक स्थल है यानी जो सर्वाधिक पुरा स्थल है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौन सी नदी के किनारे से? दास्त नदी के किनारे एक स्थान है, कौन सा? सुतकागेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। वहां से सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि सुतकागेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो स्थान है सुतकागेडोर वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? दास्त नदी के किनारे। तो दास्त नदी के किनारे जो अगर आपका सुतकागेडोर बसा है वहां से सबसे ज्यादा आपके पश्चिमी पुरास्थल में सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद पूर्वी पुरास्थल जो कि हिंडन नदी के किनारे है, जो आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, जो कि आलमगीर यानी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका मेरठ जिला है, मेरठ जिला का एक स्थान है आलमगीर जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा है, जो कि पूर्वी पुरास्थल का साक्ष्य है। इसके बाद उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट माला जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर का एक जिला
कोई जिला है यहाँ पर मादा के निकट एक अखनूर के निकट एक मादा स्थान है जहाँ पर चिनाब नदी जो चिनाब नदी के किनारे बसा है, ये उत्तरी पुरा स्थल है का साक्ष्य है। इसके बाद दक्षिणी पुरा स्थल जो कि गोदावरी की नदी के तट पर दाइमाबाद, राज्य कौन सा? महाराष्ट्र, जिला कौन सा? अहमदनगर, और स्थान कौन सा? दाइमाबाद, जो कि किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के तट पर बसा है। ये कहाँ का पुरा स्थल है? ये दक्षिणी पुरा स्थल, जिस दक्षिणी पुरा स्थल है, ठीक है, दक्षिणी पुरा स्थल है उसके बारे में है। ठीक, तो दक्षिणी पुरा स्थल के बारे में इधर पर दिया गया है, तो ये सब आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद आपका आता सिंधु या सैंधव सभ्यता, यानी सिंधु या सैंधव सभ्यता को भी नाम से जानते हैं, यानी सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जानते हैं? सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को यदि कोई सैंधव सभ्यता भी कहे तो उसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता और सैंधव सभ्यता में केवल थे तो बहुत से सारे नगर, लेकिन इसमें केवल 6 नगर ऐसे ही हैं जिनको बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। वे कौन कौन से नगर हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीगंगा। ध्यान दो, 6 नगरों में केवल बहुत सारे नगर थे, जिसमें से केवल 6 नगर को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिनमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीगंगा। ठीक, मोहनजोदड़ो में हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इन जो 6 नगर हैं, इन 6 नगरों के बारे में बताया जाएगा कि किस नगर से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार, स्नानागार, एक शील पर 3 मुख वाले देवता। ठीक, यानी मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार, जहाँ पर अन्न का भंडारण किया जाता था, वो स्थान प्राप्त हुआ है। जहाँ पर नहाने का स्थान था वो स्नानागार स्थान प्राप्त हुआ है। और एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं, की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जो मूर्ति थी उनके चारों ओर हमें किस किस के चित्रण प्राप्त होते हैं? हाथी, गैड़ा, चीता और भैंसा विराजमान है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका पशुपतिनाथ मंदिर है उनके चारों ओर किन किन लोगों का चित्रण मिलता है? तो आप क्या कहेंगे? हाथी का, गैड़ा का, चीता का और भैंसा का, यानी ये विराजमान है। और नर्तकी की भी एक कांस्य मूर्ति भी क्या है? मिली है। ये भी ध्यान से देखो कि आपकी जो कांस्य नर्तकी है की भी एक मूर्ति मिली है। किसकी मिली है? नर्तकी की भी एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब इसके बाद हम आपको बढ़ाएंगे इधर, ये तब की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति का मतलब जब आपका देश 15 अगस्त 1947 के बाद जब आपका देश स्वतंत्र हुआ, ये तब के बाद यहाँ पर इनका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उनके बारे में बताया गया है। यानी इनकी खोज कब की गई? 15 अगस्त 1947, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ की संस्कृति के बारे की खोज की गई। तो इसमें कहा गया है, और जो खोज की गई वो सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल हमको कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से। कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से। ठीक, तो इसमें लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। इसके बाद इधर लिखा है कि लोथल एवं सुतकोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाहों के नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? लोथल जो कि गुजरात में है, और सुतकोददा ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीगंगा से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से अग्निकुंड आपको कहाँ से प्राप्त हुए? अग्निकुंड आपको प्राप्त हुए हैं लोथल और कालीगंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीगंगा से प्राप्त हुए हैं। कौन? अग्निकुंड।
इसके बाद मनके बनाने की जो कारखाने हैं वो लोथल एवं चंदगुड़ो में मिले हैं। ध्यान दो, मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल एवं चंदगुड़ो में मिले हैं। ठीक, तो ये आपको मिले हैं कहाँ से? मनके बनाने, यानी जो बहुत बड़े बड़े मटका बनाए जाते थे वो आपको कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चंदगुड़ो और लोथल से। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो ये मैंने आपको पहले बताया है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ थी। सेंधव निवासी मिठास के लिए, यानी मीठे के लिए, मीठा के लिए, यानी जो सेंधव सभ्यता के निवासी थे वो मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो शहद का। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। इसके बाद आपका आता रंगपुर तथा लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से मिले? रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती करने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ये बात बहुत ध्यान से पढ़ो कि रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती करने का प्रमाण मिलता है। ठीक, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती करने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला सुर, कोतदा और कालीगंगा एवं लोथल से सेंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। इन तीनों स्थानों से कहाँ से? सुर, कोतदा और कालीगंगा एवं लोथल से सेंधव कालीन घोड़े के क्या मिले हैं? अस्थि पंजर, मतलब जो नीचे के खड़ होते हैं घोड़े के, उनका साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो जो आपकी धरती थी, धरती की जो उर्वरता की देवी मानकर, यानी जो धरती है आपको आज भी है वो धरती जो है आपके जमीन जो है आपकी, वहां पर आप अनाज उत्पादन करते हैं जिससे आपकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है, आपका जीवन यापन चलता है। आज भी आप भी धरती को धरती माता के नाम से जानते हैं, या धरती माता के नाम से जानते हैं, या धरती माता भी कहते हैं। ठीक है, और धरती माता का नारा भी लगाते हैं। ठीक, तो इसमें यही कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की शक्ति अर्थात देवी मानकर उसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। इसके बाद वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। यानी वृक्ष पूजा, वृक्षों की भी पूजा की जाती थी, और शिव मतलब शंकर जी की भी पूजा का जो प्रचलन है वो सिंधु सभ्यता से मिलता है। पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जैसे आपने देखा होगा इस समय जैसे नंदी होता, बैल होता है, जो आपका बैल कहते हैं, जो नंदी जिसको हम शंकर जी का नंदी कहते हैं, जो बैल होता है उसमें देखो आपने कभी देखा ना बहुत ज्यादा कुबड़ निकला रहता है, ऊपर इधर साइड कुबड़ निकला रहता है। तो उस समय पर ये जो बैल होता था उसकी जो कुबड़ वाला सांड होता था, उस समय सिंधु सभ्यता के लोग इस पशु की सबसे ज्यादा पूजा करते थे, यानी उनके लिए विशेष पूजनीय था। तो आज भी देखो पूजा करते हैं, जिसको हम बैल न कहकर नंदी कहते हैं, शंकर जी का नंदी कहते हैं, और पूजा करते हैं ना। तो उस समय भी उसकी पूजा होती है, आज भी उनकी क्या होती है? पूजा होती है, जो कि कुबड़ वाला सांड बोलते हैं। इस सभ्यता के लोग विशेष पूजनीय था। कौन सा? कुबड़ वाला सांड। किसके लिए? सेंधव सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। काली बंगन का क्या अर्थ होता है? काली बंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। यानी काली बंगन का अगर आपसे पूछा जाए कि काली बंगन का क्या अर्थ है, तो काली बंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। ठीक, काली चूड़ियां, काली बंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। इसके बाद आता है आपका सेंधववासी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेंधववासी थे वो
किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेंधववासी हैं वो किस वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधववासी किन किन चीजों से मनोरंजन करते थे, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेंधववासी हैं वो अपना किन किन चीजों से मनोरंजन करते थे, यानी किन किन चीजों से खेलते थे। जैसे मछली पकड़ना उनके लिए एक खेल था, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और क्या पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। यानी ये सेंधव सभ्यता के लोगों का क्या था, मनोरंजन का साधन था। जैसे मछली पकड़ना, पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर खेलना, पासा खेलना और शिकार करना, ये उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे सेंधव सभ्यता के। इसके बाद आता है आपका पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। इस सभ्यता में क्या थी, प्रचलित थी। तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी इस सभ्यता में क्या थी, प्रचलित थी। जैसे पर्दा प्रथा जैसे इससे पहले जो प्राचीन इतिहास था उसमें पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन जो इस समय है जो हाथिस काल का जो सिंधु सभ्यता आई उसमें क्या है आपका पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति क्या चलती थी, इस सभ्यता में प्रचलित थी। यानी पर्दा करना और वेश्यावृत्ति कौन सी सभ्यता में प्रचलित थी, सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा में शवों के दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। सबसे मेन बात समझने की है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में जो शव यानी जो व्यक्ति मर जाते थे उनको क्या करते थे, दफनाया जाता था। किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। और मोहनजोदड़ो में उसको क्या किया जाता था, उन शवों को जलाया जाता था। तथा सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण, यानी सेंधव सभ्यता का अगर देखा जाए सबसे बड़ा विनाश का जो कारण था वो क्या था, बाढ़ का आना। बाढ़ के ही वजह से सेंधव सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अंत हो गया। एक बार और देख ले कि जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति है वो किस सभ्यता से संबंधित है, यानी किस सभ्यता में प्रचलित थी, तो किस सभ्यता में प्रचलित थी, वो आपकी प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। और हड़प्पा में शवों को जलाने, ठीक है, शवों को दफनाने, सॉरी देखो हड़प्पा में क्या किया जाता था, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। तथा सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाण था। क्या था, सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाण था। क्या था, बाण का आना। इस प्रकार से सेंधव सभ्यता का अंत हो गया। क्या हो गया, इस प्रकार से सेंधव सभ्यता का अंत हो गया। मेरे प्रिय बच्चों, आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। क्या कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको इसकी मतलब PDF फोटो कॉपी भेजकर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा और आप उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये लाइव वीडियो देखने के बाद मैं इस वीडियो को आपके YouTube चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आपके YouTube चैनल से आपके व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा, जिससे आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं, पुनः पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, यही मैं आपके भविष्य की कामना करता हूँ कि आप दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतते जाए वैसे वैसे मेरी क्लासों का अध्ययन करते जाएं और भारी से भारी अपने अंदर ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति पैदा करें और अधिक से अधिक सीखें। यही मेरी आपसे विनती है और यही ऊपर वाले से अनुरोध है कि आपको बहुत सारा ढेर सारा शक्ति दे सीखने का, ज्ञान का। जितना मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आता रहे। और इसके बाद जो आपका हड़प्पा सभ्यता यानी जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का किसने कब किसकी खोज की, उन सब की मैं फोटो कॉपी आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा, जिसको आप उसको पढ़ लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने जिन जिन लोगों ने मेरी अंत तक क्लास देखी है लाइव वीडियो में, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बीच में छूट गए
हैं, अगर उन्हें नहीं पढ़ी पाई है किसी कारणवश, तो मैं यूट्यूब चैनल पर इसको पुनः डाल दूंगा, जिससे वो फिर से देख सकते हैं। इसी प्रकार आप मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और मेरे वीडियो देखते रहिएगा और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी गलतियां हों उनको मेरे कमेंट बॉक्स में भेज दिएगा, मैं उनका सुझाव यानी हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी बच्चों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।